अनअकैडमी पर मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? सर आपने डीएनए में इनोवेशन किया, वो बेस्ट है। अब आप फुल फॉर्म अवस्थी जी लगते हैं। कीप इट अप। थैंक्स फॉर मेकिंग यूपीएससी वेस्ट सेपरेट। 10 दिन बाद भी आपको सर हैप्पी बर्थडे को, पहले भी तब भी और बाद में भी। चलिए राहुल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ जी। तो आप लोगों को पसंद आया डीएनए है? अभी और कुछ भी उसमें किया जाएगा ताकि और अच्छे से आप लोगों तक चीज पहुंचेंगी। बहुत ज्यादा स्वागत है आप सभी साथियों का। अखिलेश, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, तो अपने सभी साथियों से ना, अब जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनसे उससे शेयर करना मत भूलिए, और उनके जो भी सुझाव हों यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, वो भी हम उसके अंदर मर्ज कर लेंगे जैसा भी वो चाहेंगे, है ना। जो भी चीज उनको चाहिए होगी उस चीज को हम उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे, और वो एक बहुत ही अच्छा इवॉल्व होकर के यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए अच्छा बन जाएगा। हाँ शशांक, अभी बेटा इस क्लास के बाद कर दूंगा मैं, अभी तक एक भी ब्रेक नहीं मिला है मुझे, मैं उसके तुरंत बात करता हूँ, है ना। सनी कुमार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग कृष्णा, आकृति। हाँ, अनुभव जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप बता दिया करें, है ना। वहां के कमेंट बॉक्स में अगर कुछ भी नीडेड होगा तो मैं फिर उनको देख भी लूंगा, है ना। बिना पानी गोलगप्पा, ये भी सही है। हाँ दिशा, सबको हो रहा है बेटा। कल टेम में सीएए, ठीक है, सीएए ले लेंगे कल, ठीक है। पीआईबी भी ऐड करें उसमें। एक्चुअली बेटा ये पीआईबी वगैरह इन सबकी न्यूज होती है दीपक। पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, एआईआर, इन सब में ये न्यूज प्रकाशित होती हैं, तब जाकर के यहाँ आती हैं, है ना। मतलब उन चीजों को ही देख करके जब हम कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं। ये सबका एनालिसिस होता है, मतलब बहुत ही टीम हमारी पूरी तरह इस पे एक्टिवेट रहती है। अविनाश, थैंक यू बेटा। निखिल, हाँ साउथ इंडिया वाली बची हुई है, मैं मैपिंग करवा दूंगा बेटा उसकी, है ना। बिल्कुल करवानी है यार, मैं खुद भी उसको मिस कर रहा हूँ। इवन इवनिंग में करवा देते हैं, है ना। कल मैं इवनिंग में करवा देता हूँ साउथ इंडिया वाली मैपिंग, ठीक है। ये मॉर्निंग में चल रहा है, कल अपना मॉडर्न वैसे भी फिनिश हो चुका है लगभग, तो इवनिंग में मैं करवा देता हूँ, पर कल तो 28 तारीख है। देखते हैं, इसी में लेकर के आएंगे जहां भी जगह मिलेगी, है ना। स्टेट पीएससी, यशांक बेटा ये स्टेट पीएससी के ही टॉपिक हैं सारे की सारे। आजकल यूपीएससी और स्टेट पीएससी में कोई अंतर नहीं रह गया है। साइकोलॉजिस्ट, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए शुरू करें। आप चिंता मत करिए, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो मैं अब छोड़ूंगा आपके लिए, वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चमन कश्यप, हाँ आप एक काम करिएगा ना, ऐसा करिएगा कि आप कहीं भी कोई टेस्ट सीरीज देखिएगा, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा अनअकैडमी की नहीं, कहीं पे भी कोई टेस्ट सीरीज देखिएगा, और उसमें कोशिश करिएगा कि जो हमने पढ़ाया हुआ है हमारी क्लासेस में वो वहां पर इन्वॉल्व है या नहीं, क्योंकि करंट के डायमेंशंस होते हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी, है ना। तो ये वाली जो चीजें हैं एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, अगर ये डायमेंशन कवर हो रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आपने देखा भी होगा हमारा जो करंट का सेशन होता है वो मोस्ट डाइवर्सिफाइड होता है, मतलब ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी एक ही विषय को पकड़ के हम निकले हों। मेरा अंतरराष्ट्रीय इशू जब भी मैं कनेक्ट कर रहा होता हूं तो भी उसमें मैं साइंस को फोकस कर रहा होता हूँ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो रिसर्च होती है वो साइंस में बहुत ज्यादा हो रही है ना। तो चाहे स्पेस हो, चाहे फिर वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, फिर चाहे वो डीएनए हो, है ना, चाहे फिर वो आज ब्लैक होल हो, ये सारी चीजें जो है ये साइंस से रिलेटेड हैं और यही चीजें आती हैं आजकल, है ना। तो
आप एक काम करिएगा, इस चीज को, कोई भी टेस्ट सीरीज चल रही हो करंट अफेयर्स की, या कोई मैगजीन हो जो कोई स्टैंडर्ड कोचिंग के द्वारा फॉलो की जा रही हो, आप उनको देखिएगा और उससे अंदाजा लगाइएगा कि क्या कुछ कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। एक क्रॉस चेक जो है ना आपको मिलता रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार से फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रयास आपके साथ में किसी भी प्रकार की वो न्यूज नहीं देना है, और कोई मसाला न्यूज भी नहीं देना है कि भाई आपको खुश करने के लिए न्यूज दे दी। दसों न्यूज होती है हमारे पास में, जिससे कि पढ़ के तो मजा आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगा, लेकिन वो पेपर में नहीं आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम उस पर भी बहुत फोकस करते हैं, और पूरी टीम जो आपके साथ कंटेंट बना रही है, इवन मैं पूरे टाइम इन्वॉल्व होता हूँ आपकी क्लास को कवर करने के लिए, तो उसके अंदर पूरा प्रयास ये होता है कि आपके साथ में जुड़ करके कुछ अच्छा ही किया जाए, है ना। क्रू 2 मिशन मैंने एक्चुअली इसलिए नहीं लिया, मैं, हाँ, एक विद्यार्थी ने लिखा सर क्रू 2 मिशन के बारे में बताइए। दीपक बेटा, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि क्रू 1 मैंने पढ़ा रखा था, तो उसमें कुछ अपडेट देने जैसा था नहीं। क्रू 1 मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो बच्चों को केवल एक अपडेटेड न्यूज थी वो, तो मैं उसको मतलब वन लाइनर फॉर्म में डाल दूंगा, तो मेरे क्लास का बच्चा ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो क्रू 1 जो है वो करके ना आए। हाँ, हाँ, एक विद्यार्थी कह रहे हैं मोदी भक्त हैं आप। हाँ बेटा, मैं मोदी भक्त हूँ, और मुझे गर्व है इस बात का कि तुम इस बात को पहचान पाए और तुम मेरे स्टूडेंट हो। बहुत बढ़िया, मतलब सोचो ना यार, मजा आ गया यार, थैंक यू सो मच, है ना। चलिए शुरू करें अब। तो मेरे प्यारे साथियों, आज आज हम शुरू कर रहे हैं, और आज हमारा क्या है मेन मुद्दा, क्योंकि मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ली है, एनआरसी ली है, सीएए लिया है ना। हाँ, अरे बाप रे, अरविंद केजरीवाल जो है वो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। आप लोग अगर यही चीज पहचान पाए कि मैं किसका भक्त हूँ, क्या भक्त हूँ, जिस दिन मुझे पहचान जाओगे कि मैं क्या हूँ, उस दिन तुम समझना तुम्हारा काम हो गया। उस दिन मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जिस दिन तुम पहचान गए कि मैं क्या हूँ। आइए, बस इतना पहचान के रखना मेरे बारे में, जो बहुत आसान है कि मैं टीचर हूँ, है ना। उसके अलावा ज्यादा दिमाग लगाओगे नुकसान खुद का कर ले जाओगे, है ना। आ जाओ। हाँ जी, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि बनाई गई है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिया को। अब इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि 2020 की ये पॉलिसी अप्लाई होने से पहले ही लॉकडाउन की गिरफ्त में चली गई है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई में इसको बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती हैं बहुत सारी चीजों से। कैसे कि हमने अपना प्यारा एक डिपार्टमेंट खो दिया। कौन सा डिपार्टमेंट खो दिया बेटा? कल वाली पीडीएफ सारी डाल दूंगा, कल वाली आज वाली सारी पीडीएफ डाल दूंगा, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, है ना। हमने अपना एक प्यारा सा डिपार्टमेंट खो दिया। कौन सा? एचआरडी मिनिस्ट्री जो है वो हमसे मिस हो गई, और हमने उसकी जगह एक नई मिनिस्ट्री ड्रॉ कर दी, और उस मिनिस्ट्री का नाम है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो पहली चीज तो यही है कि हमने अपनी एक मिनिस्ट्री खो दी, और एक नई मिनिस्ट्री का जन्म हुआ इसी एजुकेशन पॉलिसी की मदद से। और रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में इसी के मंत्री बन गए, यानी कि भारत के ताजा तरीन एकदम शिक्षा मंत्री बनकर के सामने आ चुके हैं। ठीक है साथियों, अब सवाल बनता है कि एजुकेशन पॉलिसी की आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों बनाई जाती है, और ऐसा इसमें क्या कर दिया गया है जिसकी वजह से इसे अनोखा कहा जा रहा है। जैसे साथियों, आप में से अधिकांश विद्यार्थियों से जब भी वो कहीं पर जाते होंगे ग्रेजुएशन में, चूंकि आप में से अधिकांश लोग होंगे या तो परसुइंग होंगे या कर चुके होंगे, उनसे एक सवाल पूछा जाता है, हाँ भाई 10+2 तुमने कहां से किया, या शॉर्ट फॉर्म में कई बार बोला जाता है +2 तुमने कहां से किया, है ना। 10+2 की पढ़ाई कहां से हुई? कोई 12th नहीं बोलता। आपने कभी सुना हो तो कोई 12th बोलता हुआ सुना ही नहीं देता। सुना है क्या? यही बोलते हुए पाए जाते हैं। मोदी जी ने ये सिलसिला ही बदल दिया कि कोई एजुकेशन के बारे में कैसे पूछ पाएगा। अब बदल दो इस चीज को, और बदल करके इसको कर दिया गया ये 5-3-3-4, जो बुनियादी चीज है ना उसको समझने की आवश्यकता है। +2 बोलते हैं ना आपके यहाँ पे, अधिकांश के यहाँ पे, हमारे यहाँ, हाँ। तो ये +2 कहां से किया? अब वो 5-3-3-4 हो गया। लो बोलो, +4 कहां से किया? आदमी साहब परेशान हो जाएगा यार, ये पूछ क्या रहा है। कोई पूछेगा यार तूने 53-34 कहां से किया है, तो ये चीज क्या है। हाँ, तो अब ये क्या है? तो अब क्या हुआ है साथियों कि यहां पर 5334 में 5 ईयर तक, मतलब एक तरह से तो ये समझिए कि एक फुल एजेंडा है इस चीज का
कि आप 18 साल में जाकर के 12th पास करें। आप 12वीं कब पास करेंगे? 12वीं पास करेंगे 18 साल के जब आप हो जाएंगे। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो सर? देखिए साथियों, तो हुआ क्या था, सर जी डाउट क्लियर कर दो प्लीज, आपने एनआरसी पढ़ाया था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को बंटवारे के लिए क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है, प्लीज एक्सप्लेन। बंटवारे के लिए बेटा गांधी जी जिम्मेदार नहीं थे उस समय, मुस्लिम लीग ने जो है ना वो ब्लैक फ्राइडे मना दिया था, मतलब एकदम खूनी शुक्रवार मना दिया था, लोगों की हत्याएं हो रही थी लगातार, और पूर्वी बंगाल जो है ना वो पूरी तरह से झुलस रहा था, और हिंसा जो है ना वो देखी नहीं जा रही थी। मतलब मुस्लिम लीग इतनी ब्लंट हो चुकी थी इस चीज के ऊपर कि अगर बंटवारा नहीं किया तो पूरे देश को आग में झोंक देंगे। तो फिर वही बात है ना, सरकारें झुकती हैं भाई, मतलब मुसीबतों के आगे बहुत सारी चीजें झुकती हैं, कभी चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, फिलहाल इससे मत भटकिए, अदरवाइज मैं फिर कहीं और चला जाऊंगा। हाँ जी, तो फिर क्या है यहाँ पर सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर 5 3 3 4, अब इसमें 18 साल का आदमी जो है ये 12th पास करके बाहर निकलेगा। 12th कैसे पास करके बाहर निकलेगा, इसका मीनिंग क्या है भाई साहब, आप दूसरी क्लास में जब पहुंचेंगे, अब देखिए ये वाली जो चीज है ना 5, ये क्या है असल में, ये है आप 8 साल के होंगे जब आप दूसरी क्लास पढ़ के बाहर निकलेंगे। कैसे? अब इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, 5 के साथ में आप दूसरी, मतलब ये 5 का मतलब क्या है, ये है आंगनवाड़ी वाला समय, आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कहिए या प्री पैप एजुकेशन कहिए, इसमें आपको 3 साल तक क्लास 1 से पहले के बिताने हैं। और जो 5 है यहां पर असल में ये 3+2 है, ये 3 क्या है, ये है एलकेजी यूकेजी और प्रिलिमिनरी, है ना। और दूसरा जो यहां पर पॉइंट है ये है क्लास 1 और 2, यानी कि 3 साल का बच्चा स्कूल में बैठा, 3 साल का बच्चा क्लास में प्री पैप में बैठा, फिर एलकेजी में बैठा, फिर यूकेजी में बैठा, तब जाकर वो 1 में गया, तो 3 साल तक तो यहां पार किए। इसके बाद में चौथा साल और 5वां साल, तो 3 साल का बच्चा बैठा था, तो 3 4 5 6 7 8 साल का जब हुआ तो वो यहां जाकर के पहुंचा, कौन सी क्लास में, 3rd स्टैंडर्ड में। ए 3rd 4th 5th ये तक था आपका 5+3 स्टैंडर्ड, यहां तक की बात समझ में आई। 5+3 क्या है, तो आप जो है 5th स्टैंडर्ड तक जब पहुंचे तो 5+3 की 2 मुकाम पूरे कर चुके थे। इसके बाद में फिर आप 6ठी 7वीं 8वीं ये 3 मुकाम पूरे कर चुके थे। इसके बाद में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये वाला मुकाम आपका फाइनली पूरा हो गया। कुल साल कितने हुए, 6 और 4 10 5 15, 3 साल का बच्चा बैठा, 15 साल स्कूल में पढ़ा, 18 साल का होके बाहर निकला। मैंने 17 साल की एज में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था, मेरे जैसे रेयर केसेस अब शायद ही दिखेंगे। मैं 18 साल की एज में एमएससी फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुका था, और 19 साल की एज में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमएससी गोल्ड मेडल ले चुका था। अब मेरे जैसे केस जो है वो रेयर दिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो सीन है साथियों, यहां पर ये वाला काम किया गया। हाँ जी साथियों, इसके बाद में जब तक आप ग्रेजुएट होके निकले होंगे, मैं 21 साल की एज में आईआईटी कानपुर से एमटेक करके बाहर निकल चुका था। भाई साहब यहाँ पर बच्चा जो है वो ग्रेजुएट होकर के बाहर निकलेगा, अगर उसने प्रिपरेशन वगैरह कर ली आईआईटी जेई वगैरह की, तो 20 साल की उम्र तक तो वो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करके निकला होगा। हम पढ़ाने निकल गए थे, 22 साल की एज में मैंने कोचिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था यार, हद है। इस समय बच्चा पढ़ रहा होगा, टीचर पढ़ा रहा होगा, लगभग बराबर उम्र के होंगे। चलिए क्लियर। तो आइए साथियों मुद्दे के बारे में चर्चा करते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए किया गया। शब्द बड़े भयानक होते हैं यहाँ पर, और मेरे प्यारे साथियों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में ये कन्वर्ट हो गया है। आज से पहले क्या कभी मतलब वो हुआ है, एजुकेशन पॉलिसी आई है? जी हाँ, 1968 और 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। 1968 की तो पॉलिसी बिल्कुल आई ऐसे थी, किसी ने ताना मार दिया था, किसी ने ताना मार दिया। एक कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे सिद्धेश्वर प्रसाद, उसने एक बार ताना मार दिया, क्या कहा कि हमारी जो सरकार है इसको एजुकेशन को लेकर के कोई फिलॉसफी नहीं है। सरकार जो है वो इस चीज को लेकर के एकदम वो हो गई, बवाल हो गई कि यार ये क्या बात कर रहे हो, हम लोगों को चिंता नहीं है किसी चीज की। ऐसी स्थिति में सरकार ने तुरंत, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तुरंत 17 मेंबर की एक कमेटी बना दी, जिसमें कि यूजीसी चेयरमैन डीएस कोठारी को हेड बना दिया गया, और हेड बना के कहा कि अब तो हमें पॉलिसी चाहिए ही चाहिए।
और 1968 में जो है वो हमारी पहली शिक्षा नीति बन करके आ चुकी थी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों 1968 में हमारी पहली शिक्षा नीति बन करके आ गई थी। उसके बाद में 68 वाला जो 8 और 6 है उसको उल्टा कर दो, तब 86 में बन करके दूसरी वाली आ गई, जब 10+2 सिस्टम चल करके आया। अच्छा, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों अब हमको थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या कुछ किया गया है। एमडी स्वामी लिख रहे हैं ये इशू यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे सर, ये इशू यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे सर जी, ये इशू नहीं बेटा, बस यहीं चलेगा, ये वाला चैनल है ना, ये यहीं पर करवाया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। हाँ, एक विद्यार्थी कह सर आप एलकेजी नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ा हूँ यार, ज्ञान छूट गया मुझसे, रह गया। डायरेक्ट थर्ड में बिठाया, बापू हमारे टीचर निकले, खतरनाक हुए, और उन्होंने डायरेक्ट तीसरी में बिठाया। शरीर से हम पूरे से पहले से 10वीं क्लास के स्टूडेंट लगते थे। हाँ जी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पेपर में आपसे पूछी जा सकती हैं, वो देखिए। सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है कि साहब सरकार का लक्ष्य है कि एजुकेशन पर जहां अभी 1.5% के आसपास पैसा खर्च हो रहा है, वहां 6% के आसपास जीडीपी का खर्च किया जाएगा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज जो है वो क्या है, मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है राइट टू एजुकेशन का जो अधिकार है अब वो क्लास 12 तक कर दिया गया। ये वाली जो चीज है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई, जिसके तहत ये लिखा हुआ है, मेंशन किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जो चीज आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन फ्री होगा। उसमें 14 वर्ष की जगह अब ये 18 वर्ष कर दिया गया है। ये एक नया पॉइंट है, और कोशिश की जा रही है कि 50% जो लोग हैं जो हमारी जनसंख्या के, वो स्कूल में एनरोल हो जाएं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। प्रदीप यदुवंशी पूछ रहे हैं कि हम नए हैं, कृपया करके ये बता दें कि और कौन कौन सी क्लास पढ़नी है। क्लासेस तो बेटा इतनी है कि उसको बताने के लिए 5 मिनट लग जाएगा, इसलिए फिलहाल तुम इतना पढ़ो, बाकी बात बाद में की जाएगी। हाँ जी, तो यहां पर क्या है साथियों, अब थोड़ा सा इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको यहां पर समझनी होगी। पहला, टीचर शुड बी एबल टू डेवलप इन देयर प्रोफेशन टू बिकम एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइजर, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एंड मेंटर। यानी टीचर्स की इसमें ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है, और जो टीचर्स हैं भाई, जितने भी अन्य विद्यार्थी मुझसे एनसीईआरटी कैसे पढ़े सीखने आए हैं, टाइम कैसे लें ये सीखने आए हैं, उन सबसे निवेदन है कि कृपया करके जब क्लास चल रही हो ना, तो मेरे क्या 10 सर नहीं है कि मैं एक सर से पढ़ा लूं, दूसरे सर से आपके सवालों के जवाब दे लूं। एक बार क्लास खत्म हो जाए फिर 5 मिनट तक बतिया लेना है ना, अभी पढ़ लो यार, है ना। और एक बालक है, हाँ एक बालक है जो हमको ज्ञान दे रहे हैं कि सर टाइम से आया करिए क्लास में। बेटा बहुत आसान है, आप अगले दिन देख लिया करो इस क्लास को, क्योंकि इशू तो मैं 1 साल पुराना पढ़ा रहा हूं ना, तुम अगले दिन 10 बजे डॉट चला लेना इस इशू को, चल जाएगा, रिकॉर्डेड है ये, है ना। तो अगले दिन डॉट 10 बजे जो है वो चला लेना इसको, और ये वाला सेशन 10 बजे टाइम से देखो, क्योंकि ये तो साल भर पुराने मुद्दे हैं, तो जो मिल रहा है ना उसमें प्राप्त में पर्याप्त रहो बेटा, इतना हो जा रहा है वही बहुत है हमसे बुढ़ापे में, समझे। चलो पढ़ाई करो अभी। must be given access to short courses that allow them to accumulate credit and earn certificate। मतलब अब ये होगा, देखिए मैं आपको एक बहुत बेसिक तरीका बताता हूं। आजकल क्या होता है ना जी, जिनके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा आ जाता है वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने भेजते हैं। मेरे एक नॉन है, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आयरलैंड भेजा। अब वो बच्चे 12th के बाद आयरलैंड पहुंचे, बच्चे मेरिटोरियस निकले, मेरिटोरियस थे, यहां पर भी बढ़िया से अपने 12th में 10th में बढ़िया मेरिट में पाए थे, आयरलैंड पहुंच गए बच्चे पढ़ने। अब साहब बच्चे तो पहुंच गए पढ़ने के लिए, वहां एडमिशन नहीं हो। एडमिशन क्यों नहीं हो साहब? आप पूछेंगे क्या कोई परीक्षा नहीं दी थी क्या उन्होंने? आईलिट का एग्जाम नहीं दिया था, टॉफल का नहीं दिया था, क्या नहीं किया था उन्होंने? भाई एग्जाम में तो अपन सब एकदम तेज झुकाए, एकदम हाल के आगे निकल गए। मुसीबत ये हो गई कि जब हम विदेशी एजुकेशन लेने जाते हैं ना, तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा होगा कि अपन को स्कूलों में, आजकल की जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके अंदर, आप अगर क्लास में कोई प्रतिस्पर्धा हुई उसमें 50वें नंबर पर भी रहे तो भी आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने बहुत पहले से एजुकेशन सिस्टम अपना लिया था। अपन को कई बार इरिटेशन होता है कि आपने भाई साहब क्या किया, बोले मैंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया। बोले आपका परफॉर्मेंस क्या था? आप बहुत ही कंसिस्टेंट खिलाड़ी थे ना। तो अब जैसे कोई मेरा जैसा खिलाड़ी है मान लो,
वो ना बैटिंग करना जाएगा ना बॉलिंग करने जाएगा, कोई खेल खेलना ही नहीं है, उससे बातें करवा लो। हमको भी खेल खेल के नाम पर पदक तालिका में पदक स्थान दे दिया गया। हमको भी एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि लीजिए साहब सर्टिफिकेट ले लीजिए आप, खेलने का सर्टिफिकेट, और उसमें भी साहब पता चल रहा है कि एक मेडल पकड़ा दिया ये कहते हुए मोस्ट कंसिस्टेंट स्टूडेंट। अब भाई साहब ये क्या होता है, आप लगातार क्लास में आते थे, भाई साहब ये लीजिए, हैं कोई ना कोई, किसी को अवार्ड मिल रहा है कि साहब इसके दांत साल भर साफ थे, किसी को अवार्ड मिल रहा है कि इसके नाखून कभी भी बड़े हुए नहीं दिखे, ये औरों से बहुत अच्छे से बर्ताव करता था। इतने प्रकार के अवार्ड बना दिए कि सबके पास कोई ना कोई अवार्ड है। आजकल के बच्चों को देखना, हमारी बच्ची अभी सेकंड में पढ़ रही है, उसके हाल उसके पास इतने सारे तो मतलब वो हो चुकी हैं, गिफ्ट इकट्ठी हो चुकी है। कारण क्या है ना जी, आप थोड़ा सा वो समझिए आप। और अब गवर्नमेंट जो है इस चीज को पॉलिसी के अंदर इन्वॉल्व कर दी है। क्या होता क्या है कि विदेशों में पढ़ाई से ज्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देखी जाती हैं, जिससे ये पता चल सके कि आप इंसान कैसे हो, यानी आपके डायमेंशंस कौन कौन से अच्छे हैं। अब आप ये तो मत कहिएगा कि मोदी जी जो हैं वो विदेशी शिक्षा देने के लिए आप लोगों को ले जा रहे हैं कि सीधा जो है आप आयरलैंड में ही पढ़ेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि वहां पर आपके एजुकेशन से ज्यादा क्रेडिट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के जुड़ते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो आईआईटीज है ना इंडिया की, उन आईआईटीज का, जैसे आईआईटी कानपुर का जो विकास है वो एमआईटी ने किया है, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, उसके द्वारा आईआईटी कानपुर का विकास किया गया। ऐसे हर आईआईटी का किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट ने डेवलपमेंट किया था जब देश आजाद हुआ था। आज अगर आईआईटी में किसी परफॉर्मर को गोल्ड मेडल मिलता है ना, जैसे आईआईटी से अगर किसी ने 10 पॉइंट प्राप्त कर लिया, आपने चेतन भगत की वो नोवेल तो देखी होगी 5 पॉइंट समवन, जिसके ऊपर 3 इडियट बनी हुई है, या फिर वो बुक भी पढ़ी होगी। उसमें यह समझाया गया कि 5 पॉइंट अंक क्या होते हैं, यह समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है आईआईटी में 10 पॉइंटर होने के बावजूद भी गोल्ड मेडल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। आपके 10 में से 10 अंक आ रखे हों तब भी आपको गोल्ड मेडल मिल जाए ये जरूरी नहीं है। वहां पर क्राइटेरिया ये है, क्योंकि वो विदेशी अनुसंधान के माध्यम से चल रहा है, कि आपके एक्स्ट्रा कैरिकुलम में आपके पास क्या था। एक्स्ट्रा कैरिकुलम के मतलब पढ़ने के अलावा क्या करते थे, कौन सा खेल खेलते थे, कौन से क्लब में पार्टिसिपेट किया, कौन सी आपने मतलब क्या कहते हैं इसको प्रदर्शनी में भाग लिया, ये सब चीजें वहां काउंट होती हैं, इनके सर्टिफिकेट्स काउंट होते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को स्कूल में इन्वॉल्व कर रही है। क्या है, इधर देखिए, must be given access to short courses that allow them to accumulate credits and earn certificate, diplomas and professional degrees। अब जैसे मान लो कि आपको पढ़ते समय ऐसी आवश्यकता हुई कि अब आप में से जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे साथियों, है ना, नहीं दिशा, हम वहां पर भी बातें करने वालों में ज्यादा थे, हम नेता हुआ करते थे, प्रेसिडेंट थे। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सब चीजों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और क्या है यहाँ पर, क्या है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, अपनी क्लास में से कई लोग ऐसे कलाकार होंगे जिन्हें बकायदा पंखा सही करना आता होगा, है ना, किसी को जो है वो मोबाइल सही करना आता होगा, कोई लैपटॉप की बग पकड़ लेता होगा, बढ़िया से वो मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर काम करना जानता होगा, छोटी मोटी प्रोग्रामिंग करना जानता होगा। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें करना जो व्यक्ति जानता है, अब उसको आवश्यकता है कि उसे रिकॉग्निशन मिले। लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है कि आपने 10th कर लिया, उसके बाद डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, आपको आईटीआई की डिग्री लेनी पड़ेगी, आईआईटी नहीं आईटीआई। और उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 10th के बाद में अपनी रेगुलर स्टडी छोड़ना होगा और उसके बाद आपको उसके अंदर डिप्लोमा कोर्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब यह सिस्टम हटा दिया गया है। अब यह है कि आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पैरेलली कोई मतलब वो चाहिए, डिप्लोमा डिग्री चाहिए, आपने कोई ऐसी चीज कर ली जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर है, उसको साथ में आप जारी रख सकते हैं, उसका भी क्रेडिट आप भविष्य में यूज कर पाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी। एक प्रकार से ये एक अच्छा प्रयास है, क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अब तक जो क्रिटिसाइज किया गया वो इस चीज के लिए किया गया कि यहां पर इंजीनियरिंग किया हुआ जो लड़का, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग किया हुआ जो बच्चा है, उसे भी बल्ब सुधारना नहीं आता, पंखा सुधारना नहीं आता। आप में से भी कई कलाकार इस समय इंजीनियर बैठे होंगे। कंप्यूटर साइंस से पढ़ा हुआ जो बच्चा है वो कंप्यूटर के अंदर बेसिक प्रॉब्लम सही नहीं कर पाता, ये सच्चाई है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या था,
अभी तक ना प्रैक्टिकल अनुभव का कमी था। क्यों? क्योंकि वो कभी कैरिकुलम का पार्ट नहीं रहा। लेकिन आप जरा सोच के देखो कि आपकी 100% बन रही हो, आपसे कहा कि इस बच्चे ने 12th में 99% स्कोर किया है। अब 99% स्कोर किया, लेकिन सरकार ने प्रावधान ये कर दिया, अभी इसके बारे में गाइडलाइंस आना बाकी है। सरकार ने प्रावधान ये कर दिया कि 70% जो मार्क्स है ना इसके, ये तो जुड़ेंगे इसके पढ़ाई से, और जो अन्य जो 30% मार्क्स हैं ये जुड़ेंगे क्रेडिट पॉइंट से, कि इसने स्किल डेवलपमेंट में कौन सा कोर्स किया, क्या इसने कंप्यूटर लर्निंग सीखी, या इसने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट किया चाहे वो डेयरी से संबंधित था, एग्रीकल्चर से संबंधित था। अभी इसमें मतलब आने बाकी हैं क्या क्या पॉइंट होंगे। तो उस प्रकार से जरा सोच के देखिए कि एक व्यक्ति जब पास आउट होकर निकलेगा तो उसकी डिग्री का रियल में वैल्यू होगा। जब आप बात करेंगे कि ये व्यक्ति 12th में मेरिटोरियस है, तो आपको किताबी कीड़ा कहने में शर्म आएगी। आप ये कह नहीं पाएंगे कि किताबी कीड़ा है, तो आप उसको अब बोल पाएंगे यार हाँ ये बात तो सही है यार, ये बंदा बहुत सही है। जैसा इंटरनेशनल स्कूल में होता है, बिल्कुल आयुषी, अब वो इंटरनेशनल स्कूल से निकाल करके इंडियन स्कूल सिस्टम में भी हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो इस प्रकार का डाइवर्जन ऑफ नॉलेज होगा। यहां पर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू एनकम्पास ऑल स्टेज एंड सब्जेक्टेड विद फोकस टू पेडागोगियल कंटेंट नॉलेज, क्लासरूम प्रैक्टिस एंड स्कूल कल्चर। देखिए असल में सबसे बड़ी चीज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जैसा है। इसमें होता क्या है साथियों, अभी तक क्या होता है ना कि अब आपको लगेगा कि स्टूडेंट को तो आपने खूब काबिल बना दिया, लेकिन पता चल रहा है कि स्टूडेंट तो काबिल हो गया लेकिन टीचर काबिल नहीं है। क्यों? टीचर हमारे जैसा पहुंच गया, जो भाई साहब वो तो रट रट के पास हुआ था, उसके लिए तो 12th में परसेंटेज लाओ, मेरिट में आओ, बढ़िया कहलाओगे हैं। उसके हिसाब से तो किताबों में जिसको ज्यादा नॉलेज होगा वो उतना इंटेलिजेंट होगा। तो ऐसी स्थिति में अब टीचर को भी एक प्रकार से नॉलेज दिया जाएगा, उसको पेडागोगी सिखाई जाएगी। पेडागोगी का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग सिखाई जाएगी, टीचर की ट्रेनिंग होगी। टीचर की ट्रेनिंग के लिए हॉलिस्टिक प्रोग्राम बनाया जाएगा। ऑलरेडी ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट नामक स्कीम के थ्रू चल रहा है, ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, टीचर टू बी गिवन द ऑप्शन ऑफ चूजिंग व्हाट एंड हाउ दे वांट टू लर्न। टीचर्स को भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो कैसे चीजों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वर्कशॉप लेना चाहते हैं, ऑनलाइन समझाना चाहते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम उनको समझाने के लिए चाहिए, तो उनको इस चीज की आजादी दी जाएगी। All states should adopt a technology-based system for enabling a choice-based CPD, which can be used for development purpose by teacher and principal। यानी कि एक प्रकार से क्लासरूम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा जिसके अंतर्गत टीचर और प्रिंसिपल सबका डेवलपमेंट किया जा सकेगा। ऑनलाइन रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाएगा, टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जाएगा, और इसमें से जो टीचर अच्छा निकल गया उसको फिर प्रमोट किया जाएगा, उसकी मतलब थोड़ा सा उसकी प्रोत्साहन दिया जाएगा कि हाँ भाई इस टीचर ने जो है वो आगे चीजों को बढ़ा दिया है ना। आजकल अगर आप प्राइवेट सिस्टम को देखें, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम को देखें, तो प्राइवेट स्कूल्स में जैसे एक विद्यार्थी ने लिखा यहां पर डिजिटल बोर्ड देना है ना। योर्स वीक स्टूडेंट, सर जो टीचर अनअकैडमी छोड़ देते हैं वो दोबारा आ सकते हैं? अब ये तो मोदी जी से पूछो मैं मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, तुम ही हो ना वो। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या है ये हमें लग रहा है, ये हमें लग रहा है कि बालक ना होकर के कोई गुरुजन तो नहीं बैठे हैं। हाँ जी, तो मुद्दा क्या है थोड़ा सा आगे सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि अब एक बड़ा सवाल और बनता है, और वो बड़ा सवाल क्या बनता है साथियों कि यहाँ पर ये जो पूरी पॉलिसी आ रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर आपने प्राइवेट स्कूल्स को देखा हो, अब प्राइवेट स्कूल्स को अगर आपने देखा हो तो उसमें आजकल के बच्चों को इंटरेक्टिव लर्निंग सिखाने के लिए डिजिटल बोर्ड की सहायता ली जाती है। जैसे बोर्ड से हम आपको पढ़ाते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा कि बोर्ड के अंदर हम आपको किसी तरह का कोई मैप दिखाना हुआ या कोई चीज ऐसी सिखानी हुई तो हम आपको वो इंटरेक्टिव लर्निंग के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। ऐसा ही मेरे प्यारे साथियों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि ऑनलाइन रिसोर्सेज का उपयोग करिए। अच्छा, कई जगह आपने देखा होगा, बहुत सारी स्कूल्स में ऐसा होता है कि बच्चों को साइंस में इंटरेस्ट आए, इसलिए छोटे स्कूल में बच्चों के सामने ही एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाते हैं, कलर बदलता हुआ दिखाया जाता है, चीजें बदलती हुई दिखाई जाती हैं, ठीक है। हाँ एक विद्यार्थी हमको पहचान गए हैं, वो कह रहे हैं कि आज गुरुजी जो हैं वो अच्छे मूड में है वरना निपटा दिए जाते। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है।
हाँ जी, तो मुद्दा क्या है कि यहां पर जो है इस प्रकार का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है उसको प्लान किया गया है। अच्छी अच्छी बातें तो खूब हैं, अब आगे की बात करते हैं, आगे क्या है। हाँ जी, इधर सुनिएगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विद 100% जेंडर इक्वलिटी रेशियो इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। यानी बच्चे और बच्चियां जो हैं वो बराबर हों क्लास में, ये ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, अब आप में से कई बच्चे बोल रहे हैं अरे सर ये तो सब केवल बातें हैं। बेटा ऐसा नहीं है। आपको अगर ये बातें लग रही हैं तो साहब केजरीवाल जी ने जो सरकारी स्कूलों का हाल किया है, आप दिल्ली जाइए, दिल्ली की स्कूलों को देखने के लिए तो भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप की मैडम का नाम क्या था, नाम भूल गए यार, तुमको याद होगा, मेलेनिया ट्रंप, वो तक दिल्ली आई थी भाई। है तो सरकारी ना यार, ये तो विल पावर पर डिपेंड करता है कि सरकार की विल पावर कितनी है, वो कितना है, मतलब फंड कितना है। सरकारी स्कूलों में काम तो होता ही है, और ऐसा काम बहुत अच्छे से होता है बकायदा। प्राइवेट सोच के देखिए, सरकारी स्कूलों में भी पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है यार, और क्या चाहिए आपको, पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, डिजिटल क्लासरूम बोर्ड्स हैं, पूरा इंटरेक्टिव पैनल है, पूरा फर्नीचर नया है, प्राइवेट स्कूल से ज्यादा सरकारी स्कूल की वैल्यू है। तो ये सब चीजें तो यार मतलब मानना होगा ना। अच्छा, दूसरा, यहां पर हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड 50% बाय 2035। बच्चों को यानी मतलब जेंडर इक्वालिटी रेशियो तो आपको करना ही है, इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में भी बच्चियों का पार्टिसिपेशन 2035 तक बढ़ाना है। सवाल कैसा आएगा, सवाल में ये पॉइंट डाल दिए जाएंगे, इसलिए आप इन पॉइंट को याद रखिएगा। 100% ग्लोब मतलब जेंडर इक्वालिटी रेशियो बाय 2030 या 2033, क्योंकि 2033 हमको मैच करता हुआ दिखाई देता है पेरिस क्लाइमेट डील से, है ना। 2035 ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको मैच करके याद रखने हैं, ठीक है ना। नो रिजिड सेपरेशन, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने वोकेशनल कोर्स ले लिया तो अब आपको अलग कर दिया जाएगा, खिलाड़ियों को बिल्कुल सर से कर दिया जाएगा, ये नहीं, ठीक है ना। NEP 2020 will bring 2 crore out of school children back into mainstream। अब ये क्या हुआ ना, ये योजना बनी और योजना बनते ही एक सबसे बड़ा बैकड्रॉप आ गया, कोरोना। हम लोग ये सोच रहे थे कि जो बच्चे को मतलब एजुकेशन पॉलिसी जब आई, हम ये सोच रहे थे कि जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व नहीं हैं उन्हें वापस से लाया जाएगा, लेकिन इस कोरोना ने तो और उल्टा मामला चला दिया। कैसे, भारत का हर बच्चा अब तो घर चला गया, स्कूल से बाहर ही चला गया, अब तो मोबाइल है और वो स्टूडेंट है। हमारी बच्ची कई बार क्लास देखते देखते, आप तो खैर अभी बड़े हैं तो हम आप हमको इतनी देर से सुन तो रहे हैं कम से कम, हमारी बच्ची क्या करती है, थोड़े बहुत हम दाएं बाएं हुए, वो बढ़िया से अपने टैब पर खोल करके कोई वीडियो और देखना शुरू, छोटू मोटू चल रहे हैं। आ गई बात समझ में। और बकायदा बच्चे अब इतना जल्दी फ्लिप करना सीख गए हैं कि जैसे ही हम आते हैं धार से वीडियो चेंज और क्लास में एंट्री। हम मोटू पतलू चल रहे हैं, अलग ही चल रहा है, उनका गेम ही अलग चल रहा है। मतलब हर चीज सीख चुके हैं, मतलब इतना ज्यादा एडवांस वो हो चुके हैं बच्चे ऑनलाइन में कि उन्हें सब पता है कौन सा किरदार क्या है और क्या काम कर रहा है, सब पतला है। ठीक है, ये सब चीजें हैं भाई। तो ये बैकड्रॉप हो गया, अदरवाइज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब जो बच्चे हैं इनको, जिनको घर से वापस स्कूल ले जाना मुसीबत हो गया है, वो भी स्कूल पहुंच जाए, बड़ी बात है। हाँ, वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम, एक विद्यार्थी कह रहे हैं स्क्रीन रिकॉर्डर डाल दो, बेटा वो हमसे ज्यादा हटाना जानते हैं, आजकल के बच्चे बहुत ही तेज हो गए। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, जो आजकल आपको ग्रेजुएशन बीटेक के बाद का आखिरी साल जो होता है ना, वो इंटर्नशिप का होता है। अब वो बीटेक के बाद का जो इंटर्नशिप ईयर है, उस इंटर्नशिप ईयर को यहाँ क्लास 6 के बाद शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, न्यू 5+3+3+4 स्कूल कैरिकुलम विद 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। टीचिंग, ये मैं आपको सारी, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यहां पर क्या है, अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन, यानी कि जो आपकी मदर टंग है, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी में एजुकेशन लीजिए। 3 एजुकेशन पॉलिसी का सिस्टम, 3 भाषा फॉर्मूला जो है, हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी मदर टंग। अब देखिए, आप में से कईयों को लगता होगा कि सर मदर टंग का कोई फायदा होता है क्या। देखिए, हम लोगों के ऊपर ना एक लीगेसी रही है कि हमने ये समझा कि सभ्य भाषा का मतलब होता है या तो अंग्रेजी बोलो या ऐसी शुद्ध हिंदी बोलो जो अंग्रेजों को अच्छी लगती हो। हम लोगों ने ऐसा ही आज तक समझा है। लेकिन आपको मालूम है, दुनिया के विकसित राष्ट्रों में शुमार किया जाने वाला जापान,
विकसित राष्ट्रों में शुमार किया जाने वाला चाइना, इन्होंने अपनी भाषा को अपना प्राउड बनाया, और प्राउड भी छोटा मोटा नहीं। जापान में मेरा एक दोस्त है जो रिसर्च कर रहा है, वो बताता है कि यहाँ की जो मतलब मेन बिल्डिंग्स हैं, प्रमाइसेस हैं, उन पर अदर लैंग्वेज लिखी ही नहीं है, जापानी लिखी है। आपको पढ़ना है तो जापानी सीखिए, तब जाकर के आप जापान में रहिए, अदरवाइज जाइए। मेजर रोड्स पर, दुकानों पर, कहीं पर, अपने तो क्या होता है कि आप कहीं पहुंच जाइए, हिंदी इंग्लिश बाईलैंग्वेज हर जगह मिल जाएगा, चाहे साउथ में जाइए चाहे नॉर्थ में कहीं जाइए, आपको हिंदी इंग्लिश पे 2 चीजें, और फिर रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएगा, और जो सरकारी जगह है वहां तीसरी उर्दू भी लिखी मिल जाएगी। जापान में लैंग्वेज का मतलब ही नहीं है, सिंपल एक ही लैंग्वेज है, और आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी में कहां बैठा हुआ है। सेम यही चाइना के साथ। चाइना की तो हदें ये हैं कि वो इंडिया वालों से द्विपक्षीय वार्ता करने सैनिकों को भी भेजता है। हमारे सैनिकों को अच्छा लगता है, हमारे देश को अच्छा लगता है कि वो इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल सूटेड बूटेड रहते हैं। चाइना वाले, मतलब आपको मैंने बताया भी होगा, जब हमारे अभी 11 राउंड की वार्ता चली थी गलवान वैली इंसिडेंट को लेकर के, तो जो चाइना वाले सैनिक आते थे ना, वो मंदारिन लैंग्वेज ही बोलते थे, और मीटिंग जो है वो आधा घंटे की मीटिंग 14-14 घंटे चलती थी। मीटिंग जो है वो 14-14 घंटे चलती थी, बैठ जाते थे आकर के। अब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ट्रांसलेटर लाना ना कुछ लाना, आपकी मेहनत करनी है, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मतलब आप सोच के देखो कि सामने वाले ने अपनी भाषा को अडॉप्ट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग ट्रांसलेटर लेके आते हैं। आपने अगर सोचा, अब जरूरत किसकी है, नेगोशिएशन करना किसको है, आपको, वो तो बढ़िया से बैठा हुआ है। आप क्या चाहोगे, चाइना पीछे हटे, पीछे हटे तो आपको ही बात समझनी भी है और आपको अपनी समझानी भी है। तो आपको उनकी बातें समझने के लिए मंदारिन का ट्रांसलेटर भी रखना है, और अपनी बात मंदारिन में बोल सके ऐसा आदमी भी रखना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये है भाषा का प्राउड। हम इंडियंस में क्या हुआ, हमें लगा कि जो इंग्लिश बहुत बढ़िया से बोल ले बस वही बढ़िया है, और गलती से कोई देहाती भाषा बोल दे, अपने क्षेत्रीय भाषा बोल दे, तो हम उसे इलिटरेट समझने लग जाते हैं। हमें लगता है ये पढ़ा हुआ है ही नहीं। ऐसा नहीं है साथियों, ये आपको बहुत ज्यादा, और इवन आजकल तो हमारे राजस्थान में जो स्टेट पीसीएस के इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, उनमें स्टूडेंट्स के साथ जो मतलब प्रशासक बनने जा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू उनकी रीजनल लैंग्वेज में लिया जा रहा है कि आप अपनी क्षेत्रीय भाषा के अंदर बोल करके सुनाइए, जो आप बातें कर रहे हैं वो रीजनल में, ये बातें हैं जो आपको समझ नहीं होंगी। क्षेत्रीय भाषा का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, मैंने आपको बता दी साथियों, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। 3 ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये मैंने आपको 3+5+ सिस्टम बता दिया, डिजिटल सिस्टम बता दिया। तो ये एक प्रकार से मेरे प्यारे साथियों मेजर टेक अवे थे, जो आप लोगों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी से समझ में आ जाने चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मेरे प्यारे साथियों यही था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कमियां, एनालिटिकल, इसका क्रिटिकल पॉइंट करेंगे डिस्कस कभी इसके बारे में भी। कल कौन सा पॉइंट पढ़ना चाहते हैं वो आप मुझे बता दें, फिर कल हम बात करते हैं। CAA लेके आते हैं। सर आप जैसा कैसे बने भाई साहब, क्या मतलब खींचने का इतना इरादा? ये हो जाएगा एक बार कोरोना से बाहर निकल जाए चीजें। हाँ जी, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, वो इस वाले चैनल पर कनेक्ट कर लें। रेफरल कोड है मेरा अंकित 10, जिसके मदद से आप चाहें तो अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नया बैच IR का शुरू हुआ है, यूपीएससी कैटेगरी में, इंटरनेशनल रिलेशंस का, और एसएससी में मेरा कल से यानी 28 तारीख से शुरू हो रहा है इंडियन पॉलिटी का बैच। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों फाउंडेशन बैच हैं, और अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। 28 अप्रैल तक यदि आपने यूपीएससी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज किया, तो आपको 2 ऑफर यहां पर दिए जा रहे हैं। एक तो ये कि आपको जुलाई 2022 तक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और मतलब 1 साल के अलावा एडिशनल 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन और मिल जाएगा 1 साल की फीस में, और 10,000 रुपए की किताबें आपको सब्सक्रिप्शन में ही दी जा रही हैं। मेरे अलावा जितने भी एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, उन सबकी भी क्लासेस आपको यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द इवनिंग। इवनिंग में आज हम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बाय बाय।